हेलो स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी, जिसमें अपन ने क्या देखा था। डबल फर्टिलाइजेशन जब अपन ने डिस्कस किया था तो उसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए अपन ने ये कहा था कि एक स्पेसिफिक करैक्टर है ये, यानी कि केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन में अपन ने क्या देखा था कि ये जैसे एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक में ये एग सेल जो हैप्लॉइड है और ये सेंट्रल सेल जो कैसी है 2n सेल, जिसको अपन कह रहे हैं 2 न्यूक्लियस है, जिसमें पोलर ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट थे। एक्टिव जो था वो किससे फ्यूज हो रहा था, हैप्लॉइड सेल से यानी कि एग सेल से, और क्या बना रहा था, जाइगोट। और उस घटना को अपन ने क्या कहा था, सिनगेमी। ठीक है। दूसरा जो पैसिव न्यूक्लियस था वो किसके साथ फ्यूज हो रहा था, 2n सेल के साथ। उस घटना को अपन ने क्या कहा था, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कैसा बन रहा था, ट्रिप्लॉइड सेल बन रही थी, जिसको अपन ने क्या कहा था, एंडोस्पर्म मदर सेल। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास 2 प्रकार की सेल्स फीमेल गेमेटोफाइट में हैं। एक जो सेल है वो तो कौन सी है, जाइगोट, जो कैसी है, डिप्लॉइड। और दूसरी जो सेल है वो क्या है, एंडोस्पर्म मदर सेल, जो कैसी है, ट्रिप्लॉइड। अब इन दोनों सेल्स का जो फैट है, भविष्य है, वो क्या है, तो जाइगोट जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। ठीक है। और उस माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बनेगा। और जो एंडोस्पर्म मदर सेल है उसके अंदर डिवीजन होंगे, वो भी माइटोटिक होंगे। और माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म मदर सेल से एंडोस्पर्म, जिसको अपन भ्रूणपोष भी कहते हैं। ये एंडोस्पर्म यहां बनेगा क्योंकि 2n सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3n में, और ये n है वो किस में हो गया, 2n जाइगोट में। तो ये सेल डिवाइड होकर के यहां पे क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस जाइगोट से डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद 2 स्ट्रक्चर जो बनी है, एंडोस्पर्म मदर सेल और दूसरा जाइगोट, उनमें से एंडोस्पर्म मदर सेल से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष ही जो है वही तो क्या करने वाला है, इस जाइगोट से बनने वाले एम्ब्रियो को क्या देने वाला, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू क्या होना चाहिए, पहले बनना चाहिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो दोनों सेल बनी हैं उनमें से कौन सी सेल का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म मदर सेल का, जिससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और वो जब बन जाएगा तब क्या होगा, फिर जाइगोट्स जो है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग लेगा। तो इसका मतलब जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक जाइगोट जो है वो एक सिस्ट, ये जैसे जाइगोट सेल है, एक पुट्टी के द्वारा, एक आवरण के द्वारा इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डोरमेंट अवस्था में चला जाएगा, यानी कि सुप्त अवस्था में चला जाएगा। और ऐसे जाइगोट को अपन बोलते हैं ऊस्पोर, निषिक्तांड या ऊस्पोर अपन उसको कहते हैं। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो तभी बनेगा जब पहले एंडोस्पर्म का क्या होगा, डेवलपमेंट। तो पहला जो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है। अब देखिए, यानी कि भ्रूणपोष का विकास हिंदी में उसको बोलते हैं। अब मैं जो अगली बात आप लोगों से करने वाला हूं वो आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के अलावा आपसे कभी कभी ये वर्ड जो है वो भी आपके सामने आ सकता है, हेटेरो फर्टिलाइजेशन, विषम निषेचन। हेटेरो फर्टिलाइजेशन या विषम निषेचन। तो विषम निषेचन का मतलब क्या है, देखिए, दिस इज रिपोर्टेड इन मेज, मक्का के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया है बेटा। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि एक पोलन ट्यूब इंटर करती है किसके अंदर, स्टाइल में, और फिर उसके बाद में किस में, ओवरी में,
ओव्यूल में और फिर एम्ब्रियो सैक में, यानी कि अपन ने एंट्री पढ़ी थी, याद होगा आपको। अब ये देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है उसमें ये 2 मेल गैमेट हैं और ये क्या है, एम्ब्रियो सैक जिसमें ये एग सेल है और ये सेंट्रल सेल है 2n सेल। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे इंटर कर जाएगी और उसमें से अभी बताया मैंने एक मेल गैमेट एग सेल के साथ और एक मेल गैमेट 2n सेल के साथ। लेकिन मेज में क्या देखने को मिलता है बेटा कि एक नहीं 2 पोलन ट्यूब जो है वो इंटर करते हैं, ठीक है। और दोनों पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स हैं। दोनों पोलन ट्यूब के दोनों मेल गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक पोलन ट्यूब का मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरी मेल गैमेट जो है, दूसरी पोलन ट्यूब है उसका मेल गैमेट 2n सेल के साथ। काम वही हो रहा है, जाइगोट बन रहा है और एंडोस्पर्म मदर सेल, लेकिन एक ही पोलन ग्रेन के द्वारा डेवलप 2 मेल गैमेट जो है वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 मेल गैमेट इज डेवलप्ड फ्रॉम द A pollen grain and the second male gamete is developed by the Y pollen grain, यानी कि इस मेल गैमेट को एक अलग पोलन ट्यूब लेकर के आ रही है और इस मोल को दूसरी। तो when the egg cell and 2n cell are fertilized or we can say being fused with the gametes coming from the 2 different pollen tube, then that will be called the heterofertilization। यानी कि जब अंड कोशिका व 2n कोशिका का फ्यूजन उन मेल गैमेट्स के साथ होता है जो अलग अलग प्रागनलिका के द्वारा लाए गए हैं, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, विषम निषेचन। और ये किस में देखने को मिलेगा बेटा अपने को, मेज में, मक्का में। क्लियर है। ऐसे ही कई बार एक वर्ड पूछ लिया जाता है, सेमीगेमी। एक तो होता सिनगेमी जो अभी अपन पढ़ करके आए, एग सेल और मेल गैमेट के बीच में ट्रू फर्टिलाइजेशन जो था उसको अपन ने सिनगेमी कहा था, SYN। ये सेमीगेमी, अर्धयुग्मन। अर्धयुग्मन का मतलब क्या है कि ये जो दोनों मेल गैमेट पहुंच रहे हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, उनमें से एक ही जो है वो क्या करता है, फ्यूजन करता है, दूसरा नहीं करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आधा हो रहा है वो फ्यूजन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमीगेमी। व्हेन द सिंगल मेल गैमेट इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोथ नॉट बोथ द, यानी दोनों इंसिडेंट नहीं होंगे। कौन से, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ना होकर के एक इंसिडेंट हो रहा है, तो फिर उसको अपन क्या करें, सेमीगेमी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन टॉपिक ले रहे हैं इसके बाद, वो अपन ले रहे हैं आज का अपना जो टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश का विकास, ठीक है। और ये किससे होगा, इट विल हैपन फ्रॉम द एंडोस्पर्म मदर सेल। जो कैसी है, ट्रिप्लोइड है, तो बनने वाला एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, ट्रिप्लोइड। लेकिन यहां पे भी अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के, अलग अलग प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट पढ़े थे, याद हो तो आपको, या इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसैक, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। एक बीजाणुक, द्विबीजाणुक और चतुर्बीजाणुक। याद होगा ना कि मेगा स्पोर बनते हैं 4, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही भाग लेता है क्या बनाने में, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो मोनोस्पोरिक 2 भाग लेते हैं तो बाईस्पोरिक, और 4 भाग लेते हैं तो टेट्रास्पोरिक। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, अगर आपको ध्यान में हो, ये बात अपन ने क्यों डिस्कस की है कि आपको यहां पे कुछ एक्सेप्शन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको याद हो तो अपन ने जब ओइनोथेरा टाइप पढ़ा था, तो ओइनोथेरा टाइप के अंदर जो एम्ब्रियोसैक बना था यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बना था, वो 4 न्यूक्लिएटेड बना था, न कि 8 न्यूक्लिएटेड। और उसमें एक एग सेल थी, ये 2 सिनर्जिड सेल थी, तो 3 न्यूक्लियस तो ये हो गए, और सेंट्रल सेल 2n न होकर के कैसी थी, n। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद
एक मेल गैमेट यहाँ पे और एक मेल गैमेट न्यूक्लियस यहाँ पे, तो ये एन से कौन सी अवस्था हो जाएगी, 2n। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एंडोस्पर्म मदर सेल बन रही है वो कैसी है, डिप्लॉइड। तो बनने वाला एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। किसके अंदर, ओइनोथेरा प्लांट के अंदर, ये प्लांट का नाम है, उसी के आधार पे अपने टाइप रखा था उस समय। तो ओइनोथेरा के अंदर जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा, 2n। ऐसे ही अगर आपको ध्यान में हो तो अपन ने ड्रूसा टाइप पढ़ा था, पेप्रोमिया टाइप पढ़ा था, पेनिया टाइप पढ़ा था, अलग अलग टाइप पढ़े थे, जिसमें अपन ने ये देखा था कि सेंट्रल सेल कैसी थी, 4n। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज होगा तो वो कैसी हो जाएगी, एंडोस्पर्म मदर सेल 5n। तो बनने वाला एंडोस्पर्म कैसा होगा, पेंटाप्लॉइड, पंचगुणित होगा। ठीक है ना। ऐसे ही एक्सेप्शंस वहां पे थे जिसमें हमने ये देखा था पेनिया, पेप्रोमिया, ये टाइप्स जो अपन ने ड्रूसा ये डिस्कस किए थे, उनमें सेंट्रल सेल कैसी थी, 8n। और 8n अगर सेंट्रल सेल है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसी हो जाएगी, 9n। कौन, एंडोस्पर्म मदर सेल। एंडोस्पर्म मदर सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, तो वो कैसा होगा, नैनोप्लॉइड। तो वो एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखना उस टेबल में, उस समय भी मैंने बताया था। ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान में रखना कि मोस्ट ऑफ के अंदर मानते हैं कि ट्रिप्लॉइड है, बनेगा क्या, एंडोस्पर्म। लेकिन ओइनोथेरा के अंदर जैसे डिप्लॉइड बन रहा है वैसे ही बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक जो है टाइप्स, उनके अंदर अपन जाएंगे तो वहां पे सेंट्रल सेल कई जगह पे 4n और 8n बन रही है। तो बनने वाला एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस और प्लस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो पेंटाप्लॉइड या नैनोप्लॉइड बनेगा। इज दिस क्लियर। अब देखिए बेसिक जो टाइप है वो कौन सा है कि जो एंडोस्पर्म मदर सेल है वो कैसी है, ट्रिप्लॉइड है। और इससे क्या डेवलप होना है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो देखिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर मोस्टली 3 टाइप्स, 3 टाइप के क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म बनते हैं। एक कहलाता है बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा कहलाता है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा कहलाता है हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये 3 टाइप के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर डेवलप होंगे। ठीक है ना। किससे, एंडोस्पर्म मदर सेल में। कुछ प्लांट्स में ऐसा, कुछ प्लांट्स में ऐसा, कुछ प्लांट्स में ये टाइप। कैसा, अभी अपन डिस्कस करते हैं, एक एक लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है इसकी विशेषता क्या है, मोस्टली देखिए एंडोस्पर्म मदर सेल, ये एंडोस्पर्म मदर सेल है। इस एंडोस्पर्म मदर सेल के अंदर यानी कि भ्रूणपोष मात्र कोशिका में जो डिवीजन होंगे वो होंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन। मतलब क्या होता है इसका, कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। यानी कि केंद्रक तो विभाजित होगा, 1 से 2 बन जाएंगे, लेकिन प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है। ऐसा लगातार चलता रहेगा जब तक न्यूक्लियस की संख्या 256 तक नहीं पहुंच जाए। 1 to 2, 2 to 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 वहां तक नहीं पहुंच जाती है संख्या, तब तक केवल और केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब संख्या 256 तक पहुंच जाएगी उसके बाद सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल बनती है, रिक्तिका जिसको अपन बोलते हैं। कहां पे, सेंटर में ये वैक्यूल बनेगी। और पेरिफेरी के ऊपर, केवल परिधि के ऊपर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये जो एंडोस्पर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
ठीक है, ये कहाँ बन रहे हैं ये तो क्लियर है ना, फीमेल गैमेटोफाइट में यानी कि एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये आपको पॉलीपेटेली के सदस्यों में, पॉलीपेटेली किसका पार्ट है, डाइकोट्स का, द्विबीजपत्रियों का। डाइकोट और मोनोकोट किस में आते हैं, एंजियो में, यानी कि आवर्तबीजियों में, एंजियोस्पर्म्स में। तो डाइकोट्स में पॉलीपेटली, गैमोपेटली, पृथक दली जिनको कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर में पेटल्स फ्री हों, दल स्वतंत्र हों, तो उन पौधों के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें तो कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा क्या है अपने आप में, कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर जो ग्रीन कोकोनट होता है उसमें जो अपन लिक्विड पीते हैं, कोकोनट जूस जिसको आप बोलते हो, वो अपने आप में क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। ठीक है ना, जो अपन खाते हैं पकने के बाद में वो सेलुलर पार्ट खाते हैं, तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर पार्ट भी होता है और सेलुलर पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है लिक्विड या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या, कोकोस न्यूसीफेरा भी। ठीक है ना, इसीलिए कोकोस न्यूसीफेरा की जो एंडोस्पर्म है उसको क्या कहा जाता है, ड्रिंकिंग एंडोस्पर्म। ड्रिंकिंग एंडोस्पर्म उसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, इसी एंडोस्पर्म को लिक्विड सिनकाइटियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना, लिक्विड सिनकाइटियम, सिनकाइटियम। ठीक है ना, द्रव्य सकेंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है ना, सिनकाइटियम का मतलब क्या है, ये बेसिक चीजें हैं। सिनकाइटियम और सिनोसाइट मल्टी न्यूक्लिएट सेल की, बहुकेंद्र की कोशिका की दो अवस्थाएं हैं, दो रूप हैं। एक कहलाता है सिनोसाइट और एक कहलाता सिनकाइट। अगर कोई भी सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो रही है, कैसे, मल्टीपल सेल्स के आपस में फ्यूजन के कारण। जैसे ये 4 सेल थी, इन्होंने आपस में फ्यूज कर लिया, यहां से ये सेपरेशन लेयर हट गई, अब ये 4 न्यूक्लियस एक सेल में आ गए, तो ये कहलाएगी संकोशिकी बहुकेंद्र की कोशिका, सिनोसाइट। और अगर कोई सेल के अंदर न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होकर के, जैसे इसमें हुआ है, इसीलिए अपन सिनकाइट कह रहे हैं इसको, बार बार डिवाइड होकर के सेल को मल्टी न्यूक्लिएट बना रहा है, तो वो कहलाती है सिनकाइट। लिक्विड सिनकाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्लूइड के रूप में उपस्थित है। ठीक है, जिसको अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, एज ए एडिबल मटेरियल। तो जो नारियल का खाने वाला जो पार्ट होता है वो, या यूजफुल जो पार्ट होता है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसीलिए मोस्टली डिजीज्ड जो व्यक्ति होता है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो और वीकनेस आ रही हो, तो नारियल पानी बताया जाता है, क्योंकि नारियल पानी के अंदर आपको न्यूक्लियस मिल रहे हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, डीएनए। डीएनए का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। और जितने ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस होगा, और डीएनए सिंथेसिस होगा तो सेलुलर डिवीजन होगा, और सेलुलर डिवीजन होगा तो आरबीसी और प्लेटलेट्स बनेंगे, इसीलिए प्लेटलेट्स ग्रो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा अपन और एग्जांपल दे सकते हैं, मिलेस्टोमा। मिलेस्टोमा जो है उसमें भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है ना, कुछ प्लांट्स के अंदर ये एंडोस्पर्म हार्ड भी हो जाता है, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो हार्डिस अवस्था में भी आ जाता है। दूसरा जो अपन ले रहे हैं वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष, ये गैमोपेटली का करेक्टर है। डाइकोट्स के अंदर 2 ग्रुप हैं, उनमें से दूसरा ग्रुप है कौन सा, गैमोपेटली। उसके अंदर आपको इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा, सिंपल है। जैसे ये एंडोस्पर्म मदर सेल, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुए, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस जस्ट फॉलोवर्ड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद में इसमें क्या होंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। हर केंद्रक विभाजन यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में नेक्स्ट हुआ, ये 1 से 2 बने, ये 1 से 2 बने, तो अब जस्ट इनके बाद में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में क्या होगा,
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ऐसा करते करते क्या बनेगा, एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। करेक्टर क्या है बेटा इसका, कि केवल न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होंगे, जस्ट आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, वो कौन सा कहलाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। थर्ड जो टाइप है वो है हिलोबियल, हिलोबियल एंडोस्पर्म। हिलोबियल एंडोस्पर्म। मोनोकोट्स के अंदर एक ऑर्डर है हिलोबियल्स, उसके अंदर इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखा गया है जिसमें न्यूक्लियर और सेलुलर, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। क्या होता है वहां पे बेटा, देखिए ये एंडोस्पर्म मदर सेल है, इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है वो अनइक्वल होगा, एक सेल छोटी बनेगी और एक सेल बड़ी। जो चलाजल एंड की ओर होगी वो छोटी होगी और माइक्रोपाइल की ओर जो होगी वो बड़ी सेल होगी। ठीक है, अब देखिए ये सेल जो है इनके अंदर दोनों प्रकार का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। लोअर जो सेल है उसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म करेक्टर देखने को मिलेगा। पहले तो दोनों ही फ्री न्यूक्लियर बनती हैं ये, लेकिन बाद में लोअर जो है वो सेलुलर हो जाती है और फिर डीजनरेट भी कर जाती है। और जो लार्जर माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल है उसके अंदर वही बड़ी वैक्यूल बनेगी और ये फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये फ्री न्यूक्लियर हो गई, ये सेलुलर, ये बाद में क्या हो जाती है, ये चलाजल एंड की ओर है, निभागी क्षेत्र की ओर, और ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो सेल है वो साइज में बड़ी बनेगी। और ये दो प्रकार के एंडोस्पर्म एक ही जगह पे देखने को मिलेगी। हिलोबियल्स ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको हिलोबियल एंडोस्पर्म कह दिया। मोनोकोट्स का ये करेक्टर है, मोनोकोट्स के अंदर इस प्रकार की एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइप थे किसके, एंडोस्पर्म के। अब देखिए एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी बनते हैं। एक एंडोस्पर्म जो है वो होता है रूमिनेट। ठीक है, रूमिनेट एंडोस्पर्म। ठीक है, इसी की एक क्लास अपन यूं भी कह सकते हैं हार्ड एंडोस्पर्म। ठीक है ना, तो हार्ड एंडोस्पर्म आपको जो देखने को मिलेगी, जो खुरदरी होगी, रफ होगी, वो किसके अंदर, एरिका कटेचू यानी कि जो सुपारी होती है, एरिका नट, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, डेट पाम खजूर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इनमें जो एंडोस्पर्म है वो हार्ड हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। ठीक है, रूमिनेट का मतलब भी एंडोस्पर्म यूं ओव्यूल जो है उसकी वॉल के अंदर की ओर धंसने के कारण, ये ओव्यूल वॉल जो है वो अंदर की ओर धंस रही है और वो एंडोस्पर्म को अंदर की ओर क्या कर देती है, खुरदरा कर देती है, अनइक्वल लेयर कर देती है, असमतल जिसको अपन कह सकते हैं वो कर देती है। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है रूमिनेंट, वो आपको एनोन मिरिस्टिका पैसन फ्लोरा यानी कि पैसिफ्लोरा इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो एनोनेसी, मिरिस्टेसी, ठीक है ना, पामी, ये जो फैमिलीज हैं उनके अंदर रूमिनेंट एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जो एंडोस्पर्म कहाँ बन रहा है बताइए, ओव्यूल के अंदर, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, यूं खुरदरी सरफेस होगी उसकी, असमतल होगा, तो उसको अपन बोलते हैं रूमिनेंट। सुपारी को अगर आप तोड़ करके देखेंगे तो खुरदरापन उसमें वो मिलेगा उभार से, और वो ठीक है ना, तो वो हार्ड भी होगा, उस एंडोस्पर्म को अपन बोलते हैं रूमिनेंट। ऐसे ही फिर आपको एक पूछा जा सकता है बेटा मोजेक।
एंडोस्पर्म, चकतेदार जो है ना वो क्या है, भ्रूणपोष है। ये आपको मिलेगा मेज मक्का में, ठीक है ना। मक्का में जब आप एंडोस्पर्म को देखेंगे तो एंडोस्पर्म के अंदर आपको दो प्रकार के टिश्यू कलर दिखाई देंगे, येलो वाइट, यानी कि एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर दो प्रकार के कलर पैचेज दिखाई देंगे, डिफरेंट कलर पैचेज, भिन्न भिन्न कलर के क्या है पेच, यानी कि चकते। तो उस एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, मोज़ेक एंडोस्पर्म, ठीक है ना। टोमेटो के अंदर भी मोज़ेक एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन टोमेटो के अंदर जो है मोज़ेक है वो कैसा है, उसकी करेक्टर दूसरी है, वो ध्यान में रखना कि एंडोस्पर्म की कुछ सेल्स तो डिप्लॉइड होंगी, कुछ सेल ट्रिप्लॉइड होंगी। जो एम्ब्रियो सैक होगा उसमें जो एंडोस्पर्म बन रहा है उसमें कुछ सेल्स के ग्रुप होंगे, वो कौन से, डिप्लॉइड सेल के होंगे, और कुछ सेल्स के ग्रुप जो होंगे वो ट्रिप्लॉइड सेल्स के होंगे। यानी कि डिप्लॉइड सेल के चकते या स्पॉट्स और ट्रिप्लॉइड सेल्स के चकते आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो भी, लेकिन चूंकि उसमें दो प्रकार की सेल्स मिल रही हैं, एंडोस्पर्म की सेल के अंदर दो प्रकार के प्लॉइडी मिल रही है, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, तो वो भी किस में आता है, मोज़ेक में, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म रिलेटेड अदर क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ऐसी जो फैमिलीज हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है वो हैं ऑर्किड्स, यानी कि ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी फैमिली जो उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। पोडोस्टिमेसी के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी, ये फैमिलीज हैं जिनके अंदर आपको यू विल नॉट फाइंड द, अपने कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म आपको नहीं मिलेगी। ट्रेपेसी के अंदर भी आप ये भी ले सकते हैं, ट्रेपेसी, ये फैमिलीज हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो कौन रहता है, जो न्यूसेलस है वो ही वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड रहेगा। नेक्स्ट, या फिर दूसरा, जो वो सेल्स जो स्टेराइल प्रकृति की हैं, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती। फिर देखिए, फोके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंडोस्पर्म के ऊपर स्टडी करते हुए जीनिया और मेटाजीनिया, जीनिया एंड मेटाजीनिया, दो इफेक्ट्स की डिस्कवरी की थी। जीनिया क्या है, देखिए, जीनिया आपको मेज के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मोज़ेक एंडोस्पर्म। उस मोज़ेक एंडोस्पर्म को किसने डिस्कवर किया था, वेबलर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन वो मेज के अंदर वो हुआ क्यों ऐसा, तो इसके बारे में किसने बताया था, फोके ने, कि दो प्रकार के, एक ही भ्रूणपोष में दो प्रकार के रंग दिखाई देना, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, तो फोके ने बताया कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश में जो भ्रूणपोष है उसके ऊपर पोलन ग्रेन की जेनेटिक स्ट्रक्चर का या करेक्टर का या योग्यता का असर क्या कहलाता है, जीनिया। और जिसके कारण ही मेज में क्या बन रहे हैं, दो प्रकार के चकते बन रहे हैं। मेटाजीनिया का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द टिश्यू आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर जो उत्तक है उसके ऊपर किसका, पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, मेटाजीनिया। एंड यू कैन सी ये इफेक्ट जो है डिफरेंट कलर वाला, लेकिन कहां पे, एम्ब्रियो सैक के बाहर, वो आप किस में देख सकते हैं, डेट पाम।
खजूर के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ये मेज में और ये खजूर में। हुआ क्या है एक बार देख लें, ये ओव्यूल, ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक, ये जाइगोट जिससे भ्रूण बनेगा, और यहां पे ये कौन सा टिश्यू है, एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में डिफरेंट कलर जो पैदा हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, पोलन ग्रेन जो था जिससे पोलन ट्यूब निकल करके आई थी और जो मेल गेमिट लेकर के आया था, तो मेल गेमिट या पोलन ग्रेन के कारण ऐसा हुआ है। यानी कि ये करेक्टर पैदा करने का जो जीन था वो किसके पास था, पोलन ग्रेन के पास था। कौन सा करेक्टर, अलग अलग चकते पैदा करने का। तो फिर ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, जीनिया। इस पोलन ग्रेन के इस करेक्टर का इफेक्ट अगर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ रहा है तो वो जीनिया, लेकिन यहां बाहर अगर इस प्रकार के चकते पैदा होते हैं ओव्यूल की भित्ति के ऊपर, इंटेगुमेंट्स के ऊपर, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया। पोलन ग्रेन का इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, मोजेकनेस का या करेक्टर का, किसके ऊपर, ओव्यूल के वॉल के ऊपर, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मेटाजीनिया। तो ये टर्म भी आप एक ध्यान में रखेंगे। फिर बेटा कभी कभी एक वर्ड दे दिया जाता है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, तो देखिए आपको एक बात याद करनी पड़ेगी कि ओव्यूल जो था उसके अंदर जो ओव्यूल की बॉडी थी उसको आपने क्या कहा था, न्यूसेलस, बिजांड काय। और उसमें मैंने कहा था कि एक सेल साइज में बड़ी होती है जिसको प्रप्रसूत की कोशिका कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। उस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, दो सेल बनती हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल, याद होगा, प्राथमिक भीतीय कोशिका, और मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होती है और 4 मेगास्पोर बने थे हैप्लॉइड, जिसमें से 3 खत्म हो जाते हैं, और एक मेगास्पोर यहाँ पे क्या करता है, डेवलप होता है और क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। यही हुआ था। और ये प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाती है, ओव्यूल की वॉल, ये भित्ति बनाने का काम करती है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बना, तो इस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में बाकी की जो न्यूसेलस की सेल थी वो मैंने देखो यूँ हटा दी हैं, क्या हो जाती है, खर्च हो जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना एक मेगा स्पोर से बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, फूड चाहिए, तो वो कौन देता है, न्यूसेलस। लेकिन काली मिर्च के अंदर क्या देखने को मिलता है कि न्यूसेलस की एक पतली सी परत इस फीमेल गेमेटोफाइट के विकसित होने के बाद भी बची रह जाती है। यानी कि पूरा विकसित हो गया लेकिन उसके बाद में भी न्यूसेलस पूरा खर्च नहीं होता। तो ये जो न्यूसेलस है कि जो बची हुई परत है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। किसके अंदर, ब्लैक चिल्ली जो है, काली मिर्च, पाइपर जो है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, ब्लैक पाइपर में। ठीक है ना, क्या, पेरिस्पर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, परि का मतलब चारों ओर, भ्रूणपोष। कारण यहां पे देखिए निषेचन के बाद में क्या बनता है, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म इस एंडोस्पर्म के चारों ओर है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरी एंडोस्पर्म या पेरिस्पर्म। हिंदी में इस भ्रूणपोष के बाहर ये भ्रूणपोष की परत है, यानी कि ये भी तो पोषण परत ही है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म। तो ए थिन लेयर ऑफ द न्यूसेलस विच रिमेन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं। हेटेरोफर्टिलाइजेशन, जीनिया, मेटाजीनिया, मोजेक, एंडोस्पर्म, रूमिनेंट एंडोस्पर्म, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है ना, या टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।